तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा में टेक्स्ट बुक चैप्टर 2 अध्याय का नाम है ये बुजुर्ग चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग अपने सामने हिंदी टेक्स्ट बुक निकालें, चैप्टर 2 अध्याय को खोलें। शीर्षक है ये बुजुर्ग। जैसे कि आप इस पाठ के नाम से आप सोचते होंगे कि ये बुजुर्ग ये कैसा चैप्टर है, तो यहाँ पर इस पाठ में लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि किस तरह हमारे परिवार में जब बड़े बुजुर्ग होते हैं रहते हैं तो उनकी छत्र छाया में जब बच्चे पलते बढ़ते हैं या जब बच्चों का पालन पोषण होता है तो वे बहुत कुछ सीखते हैं। उनके डांट फटकार के से वे परेशान तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वे उनके संरक्षण में बहुत आदतें जो हैं वो उनकी अच्छी होती है, अनुशासित होते हैं और कई तरह की उनके अंदर व्यावहारिकता का ज्ञान आता है। तो इस तरह से इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि आज के समाज में छोटा परिवार पर ही लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। बड़े परिवार की परंपरा जो है वो दिन प्रतिदिन ख़त्म होते जा रही है। कहने का मतलब है कि जॉइंट फैमिली में लोग ज़्यादातर विश्वास नहीं अब करते हैं। वे लोग स्मॉल फैमिली में ही विश्वास करते हैं, यानी छोटा परिवार। उनके अनुसार, आज के माता पिता के अनुसार, छोटा परिवार ही सुखी परिवार है। लोग अपने बड़े बुजुर्गों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। तो आज हम लोग इस अध्याय के माध्यम से इसमें वर्णित कुछ बातें जो हैं, पारिवारिक बातें, उनके बारे में हम लोग जानेंगे और किस तरह से बड़े बुजुर्गों के संपर्क में रहने पर हमें क्या क्या परेशानियों को झेलना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ हम क्या सीखते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों, ये ध्यान दो, चैप्टर का नाम है ये बुजुर्ग। लिखा है, अरे चलो भी, सुरेश ने जिद करते हुए कहा। अब सुरेश जो है वह दोस्त का नाम है, रशीद का दोस्त है। उसका नाम है सुरेश। वह अपने दोस्त रशीद को बोलता है कि चलो भी। तो वो रशीद क्या बोल रहा है, नहीं भाई, अम्मा बहुत डांटेंगी। रशीद ने मुंह बनाया, कह देना थोड़ी देर हो गई। तब वह सुरेश क्या बोलता है कि इसमें क्या है, तुम अपनी माँ को बोल देना, अम्मा मतलब माँ को, कि थोड़ी देर हो गई। वे इन चकमों में आने वाली नहीं है। रशीद ने बोला कि मेरी माँ इन सभी चकमों में आने वाली नहीं है। पता चल गया कि झूठ बोला गया है तो चमड़ी उधेड़ देगी। वो अपनी माँ के बारे में बताता है अपने दोस्त को कि अगर पता चल गया कि मेरी माँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो मेरी चमड़ी उधेड़ देगी। धत तेरे की, इतने बड़े हो गए और अब तक अम्मा मारती है, सुरेश ने कहा लगाया। तब रशीद का दोस्त जो है सुरेश, वह यह बात कहते हुए हंसने लगा कि तुम इतने बड़े हो गए हो और अभी तक तुम्हें अम्मा मारती है, यानी तुम्हारी माँ मारती है। और यह बोलते हुए वह हंसने लगा। मारती तो नहीं, मगर मारने से बदतर हालत कर देती है, रोने लगती है। तब रशीद ने कहा कि मारती तो नहीं, मारने से भी बदतर हालत कर देती है, रोने लगती है। फिर अब्बा लेक्चर झाड़ने लगते हैं। रशीद ने ठंडी सांस भरी, यानी वह भावुक हो जाती है, वह रोने लगती है और उनको रोता देखकर मेरे अब्बा जो हैं, अब्बा मतलब मेरे पापा, वो क्या करते हैं, लेक्चर झाड़ने लगते हैं, यानी वह बोलना शुरू कर देते हैं। रशीद ने ठंडी सांस लेते हुए बोली यह बात। रशीद ने ठंडी सांस भरी। यह सुनकर सुरेश का भी दिल बुझ गया। यह सुनकर सुरेश का भी दिल जो है वह बुझ गया।
ये अल्लाह ने जान को माँ बाप क्यों लगा दिए हैं। हर वक्त इधर से उधर हाँकते हैं। नहाए क्यों नहीं, जूते मोजे संभाल के रखो, मुन्नी को न चिढ़ाओ, वहीद को चप्पत न लगाओ। अब यहाँ पर सुरेश कह रहा है कि पता नहीं भगवान ने, अल्लाह ने माँ बाप हमारे पीछे क्यों लगा दिए हैं। हर वक्त वे हमें डांटते रहते हैं। हाँकना मतलब डांटते रहना। कभी कोई बात को लेके कि नहाते क्यों नहीं हो, कभी बोलते हैं जूते मोजे संभाल कर रखो, फिर मुन्नी को क्यों चिढ़ा रहे हो, वहीद को चप्पत न लगाओ। चप्पत मतलब तमाचा। ऊपर से खदेड़ती रहती है। अम्मा तो एक दफ़ा को टाल भी जाए, आपा तो जान को आ जाती है। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो हर समय अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के बारे में बोलते हैं कि किस तरह से वे हमारे हर बात पर टोका टोकी करते हैं, ये न करो, वो न करो। ज़िंदगी कितने दुखों से जकड़ी हुई है, सांस लेने की इजाज़त नहीं है। बच्चे आपस में बोल रहे हैं कि देखो ज़िंदगी जो है वो कितने दुखों से जकड़ी है। आपा से बढ़कर दादी अम्मा है, न ठीक से दिखाई दे न सुनाई दे, मगर हर बात में टांग अड़ाएंगी। और अब वह बोलता क्या है, जो रसीद की आपा से भी बढ़कर जो है वो मेरी दादी अम्मा है। उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता है, सुनाई भी नहीं देता, मगर हर बात में वे टांग अड़ाती हैं। टांग अड़ाना मतलब कि हर बात में दखल अंदाजी करना। वह तो अम्मा और अब्बा को भी नहीं छोड़ती, यानी वह अम्मा और अब्बा को भी डांटते रहती है। खेलोगे तो कहेंगी हर वक्त धमा चौकरी, क्या मजाल जो एक हरूफ भी पढ़ जाए, और अगर पढ़ रहे हो तो टोकेंगी, ए बस कर कब तक पढ़ेगा, आंखें बटन हो जाएंगी। अब यहाँ पर रसीद कह रहा है कि देखो हमारे घर में क्या स्थिति हो गई है कि जब मैं खेलता हूँ, कूदता हूँ, दौड़ता कूदता हूँ, खेलता हूँ, तो वही मेरी दादी अम्मा जो है वो क्या बोलती हैं कि हर वक्त जो है यह धमा चौकड़ी करते रहता है। और जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो कहती है ए बस कर कब तक पढ़ेगा, आंखें बटन हो जाएंगी। और जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो फिर वो इस बात पर टोकती है कि कब तक पढ़ेगा, आंखें बटन हो जाएंगी। कभी कहेगी बस हर वक्त गायब, यह नहीं कभी पास आके बैठे, और जो पास बैठो तो ए लड़के क्यों मेरी जान पर सवार है, चल भाग। अब फिर वह अपनी दादी अम्मा के बारे में कह रहा है कि जब अगर उनके पास न बैठो तो बोलती क्या है कि न बैठने पर बोलती है कि हर वक्त बोलेगी कि मेरे पास आकर बैठो, और जब पास आकर जब हम बैठते हैं तो बोलती क्या है, ए लड़के क्यों मेरी जान पर सवार है, चल भाग। और जब हम लोग बैठते हैं तो फिर वो क्या करती है, हमें भगा देती है। तो इस तरह से घर में हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो हमारे साथ व्यवहार करते हैं। मगर जब उस दिन रसीद ने घर में कदम रखा तो कुछ अजीब सा लगा। हर तरफ सन्नाटा सा छाया हुआ था। सब चुप चुप से कुछ सहमे से बैठे थे। सिर्फ दादी अम्मा बड़बड़ा रही थी, लो भला यह भी कोई तरीका है। लेकिन दूसरे एक दिन की बात है, जब रसीद अपने घर आया तो देखता क्या है कि अजीब सा सन्नाटा घर में छाया हुआ है। सभी चुपचाप बैठे हैं, सहमे से बैठे हैं। सिर्फ दादी अम्मा जो है वो अपने आप में बड़बड़ा रही है, लो भला यह भी कोई तरीका है। रसीद ने मुन्नी का रिबन खींचा। वह मुर्गी की तरह चिल्लाई के, मगर न अम्मा ने डांटा न आपा गुड़ाई। रसीद उन्हें कनखियों से देखता हुआ गुजर गया। फिर चौंक कर आपा की तरफ देखा जो दरवाजे पर सहमी हुई खड़ी थी। अब यहाँ पर बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं वो आपस में, अपने भाई बहन जो हैं वो आपस में छेड़खानी करते हैं, एक दूसरे की
साथ लड़ते झगड़ते हैं। तो यहाँ रसीद जो है वो अपनी बहन मुन्नी का रिबन खींचता है, तो वह मुर्गी की तरह यानी वह चिल्लाती है, के करने लगती है। तब उसके चिल्लाने पर ना अम्मा उसको डांटती है और ना आपा ही गुस्सा क्रोधित होती है। रसीद जो है उसका भाई, वह कनखियों से देखते हुए गुजर जाता है, यानी वह तिरछी नज़र से देखते हुए जाता है। लेकिन जो आपा है वह दरवाजे पर खड़ी हुई सहमी सी, वो भी चुपचाप है, वह भी कुछ नहीं बोलती है। क्या है, अब्बा बुला रहे हैं? क्यों? रसीद चिढ़ गया। उनकी रिपोर्ट तो काफ़ी अच्छी आई थी, फिर क्या मुसीबत है? रसीद ने तंग आकर कहा। उधर रसीद जो है जब उसके पिताजी बुला रहे हैं, अब्बा मतलब पिताजी, तो वह चिढ़ गया कि क्यों बुला रहे हैं। अब्बा आराम कुर्सी पर अधलेटे ज़बरदस्ती मुस्कराने की कोशिश कर रहे थे। रसीद और मरियम को देखकर त्योड़ियाँ चढ़ाकर कोई सख्त बात कहने की बजाय बड़ी नरमी से बोले, आओ आओ, ओ, जैसे वे दोनों कोई माननीय मेहमान हो। फिर मुस्कराए, फिर खांसे। बेगम तुम ही बताओ। नहीं आप। अब अब्बा जो हैं वो आराम कुर्सी पर अधलेटे यानी आधा लेटे हुए स्थिति में मुस्कुराने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं, और रसीद और मरियम को देखकर त्योरिया चढ़ाकर कोई सख्त बात कहने की बजाय बड़ी नरमी से बोले। यानी रसीद और मरियम जब दोनों साथ में आए तो उन्हें उन पर गुस्सा करने के बजाय नरमी से बोलते क्या है, जैसे मानो वे दोनों कोई माननीय मेहमान हो, और अपनी पत्नी को बोलते हैं कि तुम ही इनसे कुछ बोलो। तब पत्नी बोलती क्या है, बेगम मतलब पत्नी, कि तुम नहीं आप बोलिए। थोड़ी देर दोनों तकल्लुफ़ करते रहते हैं, नहीं कि आप बोलिए आप, फिर वो बोलते हैं नहीं आप। फिर अब्बा खखाड़े। अम्मा ने मुंह फेर लिया, उनकी आंखों में आंसू थे जिन्हें वे छिपा रही थी। तुम्हारी सालगिरह 7 फरवरी को है ना मरियम? जी। मरियम उछल पड़ी। तब यह बात मरियम को बोलते हुए कि तुम्हारी सालगिरह 7 फरवरी को है, तुम 13 वर्ष पूरे करके 14वें साल में कदम रखोगी। जी। मरियम का मुंह फक हो गया। क्या अब्बा उसकी शादी तय कर रहे हैं? रसीद के पेट में चूहे कूदने लगे। रसीद सोचा कि क्या बात है, इस तरह की बातें अब्बा कर रहे हैं, तो क्या वो मरियम की शादी करने के लिए सोच रहे हैं क्या? और तुम रसीद मियाँ, तुम अक्टूबर में 12 साल के होकर अब, अरे नहीं, 11 के होकर अब 12वें में चल रहे हो। और इधर रसीद मियाँ जो थे उनके बारे में अब्बा जो है वो बोल रहे हैं कि तुम तो अब 11 का होकर 12वें यानी 12 साल के होंगे। अब्बा हंसे। जी। रसीद की हथेलियाँ पसीज गई। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। यानी इस तरह के अपने अब्बा और अम्मी की बातें सुनने के बाद बच्चे जो थे वे शांत हो गए। वैसे तो तुम्हारी अम्मा अम्मा का और खुद हमारा भी ख्याल है कि अभी तुम दोनों बच्चे हो, मगर हमारा यह ख्याल गलत है, इसलिए हमने फ़ैसला किया कि तुम्हारी राय लेने में कोई हर्ज नहीं। इस तरह से अम्मा और अब्बा जो थे वो रसीद और मरियम को बुलाकर उनकी उम्र के बारे में बताते हुए आगे की बात, यानी जो उन ये कहना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, वे बताएं। फिर भयानक खामोशी मंडराने लगी। अब्बा ने अम्मा की तरफ करुणा भरी निगाहों से देखा। डॉक्टरों का कहना है कि अम्मा की आवाज़ भर्रा गई।
अब्बा ने अम्मा की तरफ यानी पिताजी ने माँ की तरफ करुणा भरी निगाहों से देखा। डॉक्टरों का कहना है कि इतना कहने के बाद अम्मा की आवाज़ जो है वो भारी हो गई यानी भर आई। तुम ऐसे तो घबरा रही हो जैसे हम मरने जा रहे हैं। अब्बा हंसे। यानी डॉक्टर जो थे वो कुछ बताए थे जिसके बारे में अम्मा जो है वो बच्चों को बताना चाह रही थी, लेकिन अब्बा उन बातों को हंसकर टालना चाह रहे थे ताकि बच्चों पर बुरा असर न पड़े। खुदा न करे अम्मा फूट पड़ी। इतना पूरी बात न बताते हुए अम्मा बीच में ही रोने लगी। बेटे हमें पहाड़ पर जाना पड़ेगा। पहाड़ पर मरियम ने कांप कर कहा। यह बात सुनकर वह कांपते हुए डरते हुए बोली, क्या? हाँ, कोई ऐसी खतरे की बात नहीं। दाएं फेफड़े पर छोटा सा पैंच है, समझी। मरियम ने मुंडी हिला दी। हमारे साथ तुम्हारी अम्मा को भी जाना होगा। वैसे हमने तो इनसे कहा भी कि इनके जाने की ज़रूरत नहीं, मगर मैं तो ज़रूर जाऊंगी, अम्मा बोली। यानी डॉक्टरी जांच पड़ताल करने के लिए उन्हें पहाड़ की तरफ यानी दूसरे शहर में जाना होगा। और इस तरह से वे बातें बच्चों के सामने रखते हुए कि इनके दाएं फेफड़े में छोटा सा पेंच है और इस तरह से हमें कुछ दिखलाने के लिए जाना है। यहाँ बच्चों की देखभाल क्यों भाई? तुम लोगों की क्या राय है? बेकार है ना इनका जाना? मरियम ने रशीद की तरफ देखा। रशीद को गुस्सा आने लगा। आज तक उसके अपने मामले में भी कि कभी किसी ने ज़रा राय नहीं ली, हमेशा हुक्म भी दिए गए, और आज उससे ऐसी राय तलब की जा रही है जैसे वह भी कोई बुजुर्ग हो। तुम्हारी फूफी जान को लिखा, मगर वे आप क्यों जा रहे हैं? रशीद ने बच्चों की तरह मचल कर कहा। इस तरह से ये बच्चों इस अध्याय में ज़्यादातर उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए मैं बीच बीच में उन शब्दों को हिंदी शब्द के रूप में समझाने का प्रयास कर रही हूँ। फूफी मतलब फुआ, और इस तरह से वे फुआ के पास भी खबर जाती है। रशीद ने बच्चों की तरफ मचल कर कहा, हम समझते हैं काश हमें न जाना पड़ता। अब्बा ने नरमी से कहा। रशीद के गले में आंसू चुभने लगे। सवाल मुन्नी और हमीद का है, वे बहुत छोटे हैं, कुछ नहीं समझते। अब तुम्हारे सिवा और कौन उनकी देखभाल कर सकता है? आप बिल्कुल फ़िक्र न करें अब्बा जान, मरियम ने बड़े विश्वास से कहा। तो रशीद, मरियम ये थोड़े बड़े थे, ये दोनों भाई बहन थोड़े बड़े थे, इसलिए ये बोले कि आप चिंता ना करें, मैं छोटे जो हैं मैं उनकी देखभाल करूंगी। यानी मुन्नी और हमीद का आप चिंता ना करें, आप निश्चिंत होकर जाएं। हाँ हाँ, आपा बहुत खोटी है, सब आपाएँ हैं, सब बड़ी बहनें बुरी होती है। हम भी अपनी आपा से बहुत लड़ा करते थे, मगर हमें तुम पर भरोसा है। ओहो, यह मरियम तो बड़ी भावुक लड़की है। मरियम को रोते देखकर अब्बा मुस्कुराए। फिर रशीद से बोले, बेटे तुम काफ़ी मजबूत दिल वाले हो। रुपया पैसा तुम चाहो अपने हाथ में रखो, चाहे रुपया आपा ही रखेगी। रशीद को बड़ी घबराहट होने लगी। एक बात और है, दौलत खां तो अब आपा यानी बड़ी बहन को वे लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर वह कह रही है कि उसके पिता कह रहे हैं कि या तो तुम अपने पास पैसा रखो या अपनी बहन को दे दो, और इस तरह से तुम लोग अपने भाई बहन, छोटे भाई बहनों की देख रेख करना। मैं जा रहा हूँ अपने स्वास्थ्य यानी अपनी स्वास्थ्य की जांच पड़ताल कराने, तो तुम दोनों मेरी चिंता न करना और यहाँ पर ठीक ढंग से रहना। इस तरह से बच्चों को समझाते हुए अम्मा और अब्बा दोनों जो हैं वह जाने की तैयारी कर रहे हैं।
बाकी बावर्ची, बेरा और आया, इनमें से अम्मा के लिए आया का होना ज़रूरी है। बावर्ची के बगैर तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अम्मा होती तो और बात थी, मगर बेरा, हाँ बेरे की ज़रूरत नहीं। मरियम ने राय दी, खाना भी मैं पका लूँगी, बावर्ची भी बेकार है। तुम स्कूल जाओगी या खाना पकाओगी? रहमत बुआ खाना पका लेगी, मैं भी मदद करूँगी, मरियम ने कहा। तो घर पे बावर्ची, बेरा और आया थे। इनके बारे में भी बातें की गई कि ये लोग रहेंगे तो तुम लोगों को बहुत मदद मिलेगी। तो वो बोले कि नहीं, आप इन्हें लेकर जाइए, हम लोग मिलजुल कर खाना भी पका लेंगे। यही हमने भी सोचा था। हमारे पास बैंक में बहुत कम रुपए हैं, 3 महीने पूरी तनख्वाह, फिर आधी तनख्वाह मिलेगी। इनमें कैसे गुजारा होगा, यह फ़िक्र हमें खाए जा रही है। सोचते हैं न जाएं। नहीं, आपका जाना ज़रूरी है, आप बिल्कुल हमारी फ़िक्र ना करें। मुन्नी और हमीद, अम्मा सहमी हुई बोली, उन्हें भी समझाना होगा। अम्मा चलने से पहले कैसी बौखलाई हुई थी। मुन्नी और हमीद पहले तो खूब मचलने लगे, मगर जब अब्बा ने समझाया तो उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए। अब्बा ने कहा, बच्चों, तुम्हें यह बचपन भूलना पड़ेगा। तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ बच्चों को रखने की इजाज़त नहीं। दूसरे, यह छूत की बीमारी है, तुम लोगों के फेफड़े बहुत नाजुक हैं और अगर हम न गए तो मर जाएंगे। अब्बा के जाने से पहले मरियम और रसीद ने दोनों बच्चों को बुलाकर कमरा बंद करके एक मीटिंग की। देखो जी, अगर अब्बा के चलते वक्त तुम लोग रोए पीटे तो तुम मुझसे बुरा कोई ना होगा, खाल उधेड़ दूंगा। रसीद, गुराया दोनों बिछुड़ने लगे। यानी कहने का अर्थ है कि दोनों बच्चे जो छोटे थे, हमीद और मुन्नी, और रसीद और मरियम, ये दोनों बड़े थे। तो इसलिए इन दोनों बच्चों को अम्मा और अब्बा ने समझाया कि तुम्हारे ऊपर मैं जिम्मेदारी देके जा रहा हूँ, तुम इनकी निगरानी करना, इनको संभालना। और इस तरह से ये दोनों बच्चे जो हैं, रसीद और मरियम, इन्होंने हमीद और मुन्नी को बुलाकर उन्हें समझाया, उनको डांटा कि तुम्हें भावुक नहीं होना है, वहाँ छोटे बच्चे नहीं जाते हैं, इसलिए उन्हें जाने दो, नहीं तो अगर तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं बहुत पीटूँगा। इस तरह से वे दोनों बच्चों को वे लोग शांत किए। अब्बा के जाने से पहले मरियम और रसीद ने दोनों बच्चों को बुलाकर कमरा बंद करके एक मीटिंग की। देखो जी, अगर अब्बा के चलते वक्त तुम लोग रोए पीटे तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, खाल उधेड़ दूंगा। रसीद, गुराया दोनों बिछुड़ने लगे। हाय रशो, अम्मा के लफ्ज़ भूल गए। उनके जाने के बाद हम और तुम भी इनके माँ बाप हैं। मरियम ने दोनों को अपने पास खींच लिया। मुन्नी, हमीद, अब्बा और अम्मा जा रहे हैं। मरियम ने, मुन्नी, हम सब दुआ करेंगे कि वे जल्दी से अच्छे होकर आ जाएं। तुम रोए तो उन्हें दुख होगा, फिर उनकी बीमारी और बढ़ेगी। हम बिल्कुल नहीं रोएंगे, हमीद ने रोकर कहा। मैं भी नहीं, मुन्नी फूट पड़ी। बच्चे छोटे थे, उनको समझाने के बाद भी उन्हें अपने माँ बाप से अलग होने के कारण उन्हें दुख हो रहा था। वे भावुक हो उठे थे, वे रोने लगे। वे मुख से बोल रहे थे कि हम लोग नहीं रोएंगे, लेकिन वो अपने माता पिता को जाते देखकर रोने लगे। स्टेशन पर चारों बच्चों ने अब्बा अम्मा को हंसकर विदा किया। अब्बा मतलब पिताजी, अम्मा मतलब माताजी। मगर जब गाड़ी दूर चली गई तो चारों सिसकियां भरते घर वापस आए। लेकिन जब गाड़ी दूर चली गई तो चारों भाई बहन रोते हुए घर आए। मुन्नी और हामिद तो ऐसे सहम गए जैसे अनाथ हो गए। रसीद अब्बा की कुर्सी पर बैठकर एकदम अब्बा की तरह गंभीर और समझदार हो गया। यानी मुन्नी और हामिद जो थे वो काफ़ी छोटे थे, तो वे लोग इस तरह से सहम गए थे, डर गए थे, जैसे मान लो वे लोग अनाथ हो गए हों। और रसीद जो कि बड़ा था, उनमें
वह अब्बा की तरह या अपने पिताजी की तरह कुर्सी पर बैठकर गंभीर हो गया। इस तरह से बच्चों इस कहानी में टूट पड़ने की बजाय हमीद और मुन्नी की ज़्यादा खातिर करने लगा। छोटे बहन भाई को सुलाकर रशीद और मरियम बड़े बूढ़ों की तरह हिसाब किताब करने लगे। सुबह जब मरियम दोनों बच्चों को तैयार करने गई तो उसने देखा कि रशीद मुन्नी के बालों में बड़ी मेहनत से रिबन बांध रहा है और हमीद खुद अपने बालों में कंघी कर रहा है। नाश्ते पर दोनों ने कहे बगैर नैपकिन लगाए और सलीके से खाने लगे। यानी कहने का अर्थ है कि जब माँ बाप घर पे नहीं थे तो चारों बच्चे जो हैं वो बहुत समझदारी से मिलजुल कर आपस में काम करने लगे, आपस में सही ढंग से मिलकर रहने लगे और सभी एक दूसरे की बातों को मानने लगे। बावर्ची और बेरे के जाने से पहले तो तकलीफ़ हुई, फिर मरियम और रशीद ने सिर जोड़कर हिसाब लगाया, काम का बंटवारा होगा। यानी घर में बावर्ची और बेरे के जाने के बाद वे लोग काम करते थे, लेकिन चूँकि तनख्वाह कम मिलने के कारण उन्हें हटा दिया गया और बच्चे जो है वो आपस में ही काम बांट लिए और बांटकर वे लोग अपने अपने हिस्से के कामों को करने लगे। मुन्नी और हमीद कपड़े और किताबें नहीं फैलाएंगे, अपने कपड़े सलीके से रखेंगे, पढ़ाई में ज़रा भी कमी ना आए। रिपोर्ट ख़राब हुई तो अब्बा को तकलीफ़ होगी और वे जल्द अच्छे ना हो पाएंगे। दादी अम्मा सबसे छोटा बच्चा थी, उन्हें बीमारी के बारे में नहीं बताया था वरना रो रो कर मर जाती। कह दिया था कि इम्तिहानों के सिलसिले में नागपुर गए हैं। यानी घर की जो सबसे बुजुर्ग महिला थी दादी माँ, उनको बच्चों ने ही झूठ बताया था, बोला था कि उनके पिता यानी अब्बा जो हैं वो परीक्षा देने नागपुर गए हैं। अगर उन्हें सही बात बताई जाती तो वे रो रो कर मर जाते। तो इस तरह से बच्चों इस कहानी में हमने देखा कि ये जो बच्चे, ये रशीद जो बच्चा, इसके पहले आपने देखा शुरू से जब हमने कहानी पढ़ा तो वह किस तरह अपनी माँ की बातों को लेकर, पिता की बातों को लेकर अपने दोस्तों के साथ मजाक करता था कि मेरे माता पिता हमेशा हमें टोका टोकी करते हैं, हमें डांटते रहते हैं, ये ना करो वो ना करो, घर में हमेशा पीछे लगे रहते हैं, बड़े बुजुर्ग हमेशा हर काम को लेकर मनाही करते हैं। लेकिन जब वही रशीद, जब उसके माता पिता दूर चले गए, उनको बताकर कि हम लोग जा रहे हैं अपनी स्वास्थ्य की जांच पड़ताल कराने के लिए, बीमारी को दिखलाने के लिए, जो कि तकलीफ़ थी उसके पिता को, उसकी चेकअप कराने के लिए जब ये लोग बाहर गए दूसरे जगह, यानी जगह जो था वो नागपुर, तो बच्चे जो थे उनके अंदर यह समझदारी आ गई और वे अपने माँ बाप के न रहने पर वे वही बच्चे जो हैं वो आपस में सही ढंग से कामों का बंटवारा करके मिलजुल कर घर के कामों में हाथ बटाकर और साथ ही साथ एक दूसरे की बातों को मानते हुए घर के काम करने लगे। और यहाँ तक कि घर के जो बुजुर्ग दादी अम्मा थी उनको भी वे लोग सच बात नहीं बताए, उनसे भी झूठ बात बोल कर रखे कि पिताजी जो हैं वो इम्तिहान देने के सिलसिले में नागपुर गए हैं। अगर उन्हें बीमारी के बारे में बताई जाती कि उनके पिता को बीमारी हुई है तो दादी अम्मा जो है वो रो रो कर मर जाती। तो बच्चे यहाँ पर समझदारी से काम लिए। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ रहते हैं तो इनके साथ रहने पर बहुत कुछ ऐसी बातें जो हैं वो हम सीखते भी हैं। कुछ क्षण के लिए बच्चों को बुरा लगता है बड़े बुजुर्गों की डांट, उनकी रोक टोक, लेकिन साथ ही साथ बच्चे जो है जब उनके साथ
उनके संपर्क में रहते हैं, उनके साथ पलते बढ़ते हैं, तो बहुत कुछ वे सीखते हैं। घर के नियम कानून, घर के सलीके से रहना, किस तरह से घर को चलाना, किस तरह से सबको लेकर चलना, ये सभी छोटी छोटी बातें जो हैं वो बच्चे जब घर के बड़े बुजुर्गों के साथ रहते हैं तो वो सभी सीखते हैं। तो बच्चों, आज इस कहानी में, ये बुजुर्ग कहानी में हमने यही सीखा कि हम सभी बच्चे जो हैं वह प्रायः इस बात के लिए नाराज़ रहते हैं कि हमारे बड़े जो हैं, यानी हमारे परिवार के बड़े सदस्य, चाहे वो हमारे माँ बाप हो या दादा दादी हो या नाना नानी हो, वो हर बात के लिए हमें टोकते हैं, मना करते हैं, डांटते हैं। इस बात के लिए हमें बुरा लगता है। इस बात को लेकर हमेशा हम अपने आप को कोसते हैं कि हमें किसी चीज़ की आज़ादी नहीं रहती, हमें हर समय एक बंदिश में रहना पड़ता है। लेकिन जब वही हमारे घर के बड़े सदस्य या बुजुर्ग कहीं चले जाते हैं और जब हमारे ऊपर जिम्मेवारियों का हमारे ऊपर जब जिम्मेवारियाँ आ जाती है, तब हम समझ पाते हैं कि घर चलाना, घर को संभालना कितना बड़ा काम है। और यह सोचकर हम अपनी सारी उन बातों को भूल जाते हैं जो बातें हमने कभी अपने मुख से की थी। और इस तरह से हम ही बच्चे जो हैं वो उन्हीं के पथ पर चलते हुए घर परिवार को संभालते हैं। उनके कहे हुए निर्देश के अनुसार घर के कामों को निपटाते हैं, घर के काम काज को देखते हैं, परिवार के लोगों को देखते हैं, परिवार की जिम्मेवारियों को संभालते हैं। तो बच्चों, आप इस कहानी को ज़रूर पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद ही आप समझ पाएंगे। इस अध्याय में बहुत सी जो शब्द हैं वो उर्दू से लिए गए शब्द हैं, और बीच बीच में मैं उर्दू के शब्दों को मैं हिंदी के रूप में मैंने समझाने का प्रयास किया है। फिर मैं अगली कक्षा में यानी फिर से इस अध्याय को पढ़ाऊँगी। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से मैं इस अध्याय से संबंधित जो भी बातें हैं उनको मैं समझाने का प्रयास करूँगी। तो आप इस अध्याय को ज़रूर पढ़ें और समझने का प्रयास करें।